हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि परमाणु जो है यानी जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो देखिए, पहला तो है कि डिस्कवरी यानी कि खोज। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो वो थे सर जे जे थॉमसन। और इन्होंने जो है 1869 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वो थे गोल्डस्टीन। और इन्होंने 1886 1886 में जो है प्रोटॉन की खोज की थी। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। पर रदरफोर्ड ने जो है इसकी खोज नहीं की थी, इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था। खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 ईस्वी में ये किया गया था। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो थे चैडविक। और इन्होंने जो है 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद देख लेते हैं नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा रहता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो है वो निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पे जो है वो न्यूट्रल चार्ज रहता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज देख लेते हैं, कितना चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब रहता है, और ये निगेटिव में रहता है। ठीक, प्रोटॉन पे भी सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, पर इसमें जो है पॉजिटिव आपका चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन पे ये न्यूट्रल होता है, तो चार्ज क्या होगा? जीरो होगा इसमें। उसके बाद हम मास को देखते हैं यानी द्रव्यमान को। तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। वहीं प्रोटॉन का है 1.672614 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का है 1.67492 इंटू 10⁻27 kg। तो सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी जो है वो न्यूट्रॉन होता है, ये सबसे भारी होता है। और सबसे हल्का कौन होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन होता है सबसे हल्का। और प्रोटॉन जो है वो बीच का होता है। तो एटम में जो है यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से रहते हैं? तो जो न्यूक्लियस है यानी जो केंद्रक है वहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसी को जो है एटम का हम मास कहते हैं यानी द्रव्यमान कहते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है ऑर्बिट में। तो ये जो है परमाणु की संरचना है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। इसको जो है मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आगे की चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। तो जो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल था यानी नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था, तो उन्होंने जो है परमाणु को केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस से KLMN बढ़ते हुए ऑर्बिट में बांटा। परमाणु को इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से इन्होंने बढ़ते हुए ऑर्बिट में बांटा। किसको? एटम को। के, ये हो गया आपका L, M और N। तो ये जो चार ऑर्बिट है इसमें इन्होंने परमाणु को केंद्रक से बढ़ते हुए क्रम में बांटा। उसके बाद इनके अनुसार जो है प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। 2n² जो है वो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। और n का मतलब होता है कौन से नंबर का ऑर्बिट। जैसे कि के जो है पहले नंबर का ऑर्बिट है, L जो है दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, M जो है वो तीसरे नंबर का ऑर्बिट है, और N जो है वो चौथे नंबर का ऑर्बिट है। तो यही N है। ठीक, N है। L के लिए N 2 हो गया, M के लिए N जो है 3 हो जाएगा, और N के लिए जो N है वो 4 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि K में जो है हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में जो है हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, M में जो है हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और N में जो है हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परमाणु को केंद्रक से KLMN बढ़ते हुए ऑर्बिट में इन्होंने बांटा। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 2n² होगी। और n क्या होगा? तो n का मतलब होगा कि कौन से नंबर का ऑर्बिट है। तो k जो है आपका वो पहले नंबर का ऑर्बिट है, L दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, M तीसरे नंबर का ऑर्बिट है, और n चौथे नंबर का ऑर्बिट है। तो इसका वैल्यू जब हम n में रखेंगे तब हमें ये पता चल रहा है कि k में 2 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम रख सकते हैं, L में 8 रख सकते हैं, M में जो है 18 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, और N में जो है हम 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने ये भी बताया कि हर कक्षा में
यानी हर एक ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। और इनके अनुसार जो है न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली ऑर्बिट से ज़्यादा ऊर्जा वाली ऑर्बिट में जाती है तो उसे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि के से उसको एल में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर एल से वापस के में आना है यानी कि नीचे वाली ऑर्बिट में अगर उसे आना है तो उसे अपनी ऊर्जा का लॉस करना पड़ेगा। तो ये जो था नील्स बोर का परमाणु मॉडल था, इसको हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जो है इसका यूज होने वाला है। आगे बढ़ते हम। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम में यानी कि परमाणु में सजे रहते हैं, उनकी संरचना क्या रहती है। तो ये फिगर में देखिए, ये जो है परमाणु है यानी एटम है, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसे हम केंद्रक कहते हैं यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में से केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक में क्या होता है, तो इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही जो है द्रव्यमान होता है किसी भी एटम का। जो मास होता है ना, द्रव्यमान, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जब मिल जाते हैं तो उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं किसी भी एटम का। और ये दोनों कहाँ पे होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं यानी कि नाभिक में या केंद्रक में होते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया के ऑर्बिट है, एल है, एम है, आगे एन ऑर्बिट होगा। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, देखिए। और ये जो चक्कर लगाते हैं तो हर एक ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी की जरूरत होती है, यानी एक फिक्स ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा इनमें होती है, और इसीलिए ये चक्कर लगाते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। आगे बढ़ते हैं हम। परमाणु एटम के केंद्र में नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो है सेल्स होते हैं के, एल, एम और एन। इस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पे, और इसी सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स कहते हैं। उसके बाद जो है ये जो सेल हमने पढ़ा, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ये जो है आगे सब सेल में डिवाइड हो जाती है, यानी कि उप कक्षा में डिवाइड हो जाती है। तो के सेल की जो है कितनी उपकक्षा होती है, यानी सबसेल होता है, तो के सेल की एक उपकक्षा है यानी एक सबसेल है, और वो कौन सा है, तो वो एस है। उसी तरह से एल सेल की कितनी उपकक्षा है, तो दो उपकक्षा है यानी दो सबसेल है, और वो कौन कौन सा है, तो एस और पी है। उसी तरह से एम सेल की कितनी उपकक्षा है, तो ये तीन है, और कौन कौन सी है वो, तो एस, पी और डी जो है सबसेल एम सेल की होती है। उसी तरह से एन सेल की कितनी उपकक्षा है, तो चार उपकक्षा है यानी चार सबसेल है। कौन कौन सा, एस, पी, डी और एफ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सेल को जो है आप क्लास समझ लीजिए, क्लास, ठीक, जो स्कूल में क्लास होता है ना। और ये जो सबसेल है इसको आप समझ लीजिए सेक्शंस, क्लास में सेक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए 7th क्लास में सेक्शन ए ही है केवल, 8th क्लास में सेक्शन ए और बी है, 9th क्लास में सेक्शन ए बी सी है, 10th क्लास में चार सेक्शन है ए बी सी डी। तो ये जो सेल्स हैं वो क्लास हैं, और ये जो सब सेल है वो क्या है, आपका क्लास का सेक्शंस है। उसके बाद देखिए जो सबसेल हमने पढ़ा, एस, पी, डी और एफ, ये चार सबसेल हैं यानी ये चार सेक्शंस हैं। तो इसमें जो है एस में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से पी में जो है तीन ऑर्बिटल होता है, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से डी में पांच ऑर्बिटल होता है, और पांचों में दो दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। उसी तरह से एफ में सात ऑर्बिटल्स होते हैं, और सातों में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए एस में एक ऑर्बिटल है और दो इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, दो। तो एस ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम हम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरह से पी में देखिए, पी में तीन ऑर्बिटल है और हर एक में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 × 2 कितना होगा, 6। तो पी में जो है हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरह से डी में पांच ऑर्बिटल्स है, तो 5 × 2 यानी 10। तो डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकते हैं। उसी तरह से आपका है एफ में जो है सात ऑर्बिटल्स हैं, और हर एक में जो है दो इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, यानी टोटल जो है 14 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा इसको, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। मैंने आपको ये बताया कि कैसे होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो S में 1 है ऑर्बिटल तो 2, P में 3 है तो 6, D में 5 ऑर्बिटल्स है तो 10 और F में 7 ऑर्बिटल्स है तो 14। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इजी तरीका है कि S में आप ध्यान रखिए कि 2 और उसके बाद 4 4 जोड़ते चले जाइए। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे है आपका शेप यानी कि आकार। ये जो ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ, उनका क्या शेप होता है? तो देखिए, एस ऑर्बिटल जो है उसका शेप सर्कुलर होता है, यानी कि गोलाकार, गोलाकार। उसके बाद जो है पी जो ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है, एस पी डी एफ। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार होता है। उसके बाद जो पी ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है? तो डंबल जैसा होता है। ये देखिए डंबल जैसा शेप है ना, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, इस तरह से भी, मतलब कि ये हॉरिजेंटल है, इसको वर्टिकल में भी हम करके दिखा सकते हैं पी को। तो पी आपका डंबल हो गया। फिर डी है, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो ये डबल डंबल होता है, दो डंबल होता है। देखिए एक डंबल ये है, ये, और एक डंबल ये है। उसके बाद जो है एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो कॉम्प्लेक्स शेप होता है, इसका जटिल होता है। तो शेप को ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। एस गोलाकार होता है, पी डंबल होता है, डी डबल डंबल और एफ आपका कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं हम, जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इस फिगर से। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एस में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था 4 4 ऐड कर लीजिए, तो पी में 6 हो जाएंगे। फिर आपका डी में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर डी में 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो पी में आपका 6 हो गया, डी में 10 हो गया और एफ में 14 हो गया। तो ये जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसमें? सब सेल्स में, यानी कि उपकक्षा में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, के एल एम और एन ये क्या है? सेल्स हैं, यानी कक्षा हैं। और इसको मैंने आपको बोला था मानने के लिए कि क्लास मान लीजिए इसको। और उसका जो है ये क्या है? सेक्शंस हैं, जिसे हम सब सेल कहते हैं, यानी उपकक्षा कहते हैं। तो के में कितने उपकक्षा है? केवल एक, एस। एल में कितना उपकक्षा है? 2, एस और पी। एम में कितने हैं उपकक्षा? 3, एस पी और डी। एन में कितने उपकक्षा हैं? 4, एस पी डी और एफ। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितना रख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, तो एस में हम 2 रख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसीलिए के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। उसी तरह से आपका एल में ये 2 सेक्शन है, तो एस में मैक्सिमम हम 2 रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। और पी में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? देखिए यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6। तो दोनों मिला के 6 और 2 8। तो इसलिए हम एल सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। उसी तरह से एस में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, पी में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और डी में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? यहाँ देखिए 10। तो डी में 10 रख सकते हैं। तीनों को जोड़ लीजिए तो 10 6 16 और 2 18। इसीलिए हम एम सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद सेम है आपका एन सेल में। एन में जो है एस पी डी एफ, 4 इसके सेक्शंस हैं। तो चारों सेक्शन में देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एस में 2 हम रख सकते हैं, पी में हम 6 रख सकते हैं, डी में जो है हम 10 रख सकते हैं, और एफ में जो है हम 14 रख सकते हैं। इन सारों को जोड़ लीजिए तो एन सेल में टोटल हम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास मान लीजिए इसको, ये सेक्शंस मान लीजिए, और ये जो जितने इलेक्ट्रॉन हम रख पा रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हर एक सेक्शन में। तो देखिए एल में एस और पी है, 2 सेक्शंस हैं, 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 और 6 8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं क्लास एल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। उसी तरह से एम में देखिए एस पी और डी 3 सेक्शंस हैं, उसमें जो है एक में हम 2 स्टूडेंट है, एक में 6 स्टूडेंट है, और एक में 10 स्टूडेंट है। तो क्लास एम में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 18। उसी तरह से सेम एन में एस पी डी एफ 4 सेक्शन है, चारों में जो है एक में 2 बच्चे हैं, एक में 6 बच्चा है, एक में 10 बच्चा है, एक में 14 बच्चा है। तो टोटल मिला के 32 बच्चे हैं। तो क्लास एन में टोटल बच्चे कितने हो गए? 32 हो गए। तो इस तरह से जो है
हम इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं KLM सेल में। होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हुंड्स रूल यानी हुंड का नियम। तो ये हुंड कौन थे? तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हुंड, और इन्होंने जो है एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ऑर्बिट्स में, और उसके अनुसार किसी भी ऑर्बिट में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक इसके सभी ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाए। ये हुंड का नियम था, हुंड रूल था कि भैया पहले जो है एक एक हम भरेंगे हर एक में, पहले एक एक चॉकलेट हम सबको देंगे, फिर जो है दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, और अगर हमारे पास चॉकलेट है तो पहले को हमने एक दे दिया था, अब हम जो है पहला को दूसरा चॉकलेट देंगे, उसके बाद हम दूसरे वालों को दूसरा चॉकलेट देंगे, फिर हम तीसरे वालों को दूसरा चॉकलेट देंगे, फिर हम चौथे को दूसरा चॉकलेट देंगे, फिर हम पांचवें को दूसरा चॉकलेट देंगे। तो पहले एक एक सबको दे देंगे, फिर दोबारा हम एक एक देंगे। और इसमें देखिए 2 साइन है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो ये जो है चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाता है, इसके डायरेक्शन को ये दर्शाता है साइन। तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है यानी सीधा, और ये जो नीचे का साइन है ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो पहले जो है हम भरेंगे तो क्लॉकवाइज भरेंगे, ठीक। क्लॉकवाइज हमने जब भर दिया, मान लीजिए 5 सेल्स है तो पांचों में अगर हमने भर दिया क्लॉकवाइज, तब हम दूसरा भरेंगे, और दूसरा जो भराएगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो ये जो है हुंड का नियम है, ठीक। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आगे आपको मैं बताता हूँ और इसके बारे में अच्छे से। देखिए इसमें इसमें मुझे ये बताइए कि हुंड रूल के अनुसार कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला देखिए आप, पहला में हमने क्या किया है कि देखिए ये क्लॉकवाइज एक भर गया, फिर इसमें ये भर गया, फिर इसमें ये भर गया, फिर इसमें भर गया, इसमें ये भर गया, सारे क्लॉकवाइज भर गए। फिर उसके बाद इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज इसमें भरना स्टार्ट किया है, तो एंटी क्लॉकवाइज एक भरा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज दूसरा भर गया। अब जो है टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो भर दिए गए, मतलब जितने चॉकलेट थे वो बांट दिए गए। तो ये सही है कि गलत है? ये सही है, बिल्कुल सही तरह से भरा गया है इसमें। बी में देखिए ये क्लॉकवाइज भरा गया, क्लॉकवाइज भरा गया, ये भी क्लॉकवाइज भरा गया, लेकिन उसके बाद ये दोनों खाली रह गए, और खाली रह गए मैंने इन दोनों को चॉकलेट मिला ही नहीं, और फिर ये पहले वाले को दूसरा चॉकलेट दे दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हुंड रूल के अनुसार ये गलत है, इलेक्ट्रॉन भरने का जो ये नियम है ये गलत है। उसके बाद देखिए सी में, एक चॉकलेट इसको दिया, फिर एक चॉकलेट इसको दिया, फिर भैया चॉकलेट क्लॉकवाइज देना था ना, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दे दिया ना नीचे की ओर। अभी तो ऊपर वाला ही चॉकलेट देना था इस तरह से, तो ये गलत है ये भी। डी में भी देखिए ऊपर ऊपर, यहाँ फिर नीचे कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नीचे कर दिया ना। उसके बाद ई में देखिए ये ऊपर 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 और ऊपर, एक एक चॉकलेट सभी को दे दिया ऊपर, अब नीचे नीचे दे दिया, नीचे दे दिया, ये भी नीचे दे दिया। इसका मतलब ये सही है, इसने जो है सही भरा है, तो इसमें 2 सही है और ये बाकी जो है गलत हैं। तो होप आपको जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में यानी कि परमाणु संरचना में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।